इस सीरियल किलर का इतना आतंक था, बूढ़ी महिलाएं घर से निकलने से घबराती थी। आज के इस वीडियो में हम उसी सीरियल किलर के बारे में जानेंगे जिसे दुनिया बाउंसिंग बॉल किलर के नाम से जानती है। द 28 ऑफ मई 1959 को रूथ ग्विन नाम की एक 57 वर्षीय महिला अपने काम पर से घर की तरफ आ रही थी। दोपहर का समय था। अचानक पेड़ के पीछे छिपा एक आदमी बाहर आता है, जिसके हाथ में एक मोटा डंडा होता है। उस व्यक्ति ने अचानक रुथ के ऊपर हमला कर दिया, जिससे रुथ बुरी तरह घायल हो गई। उसके बाद उस व्यक्ति ने रुथ को बालों से पकड़कर घसीटते हुए पार्किंग एरिया में ले आया और फिर उसके साथ बलात्कार किया। रुथ की चिल्लाने की आवाज कुछ लोग सुन लेते हैं। जब वे लोग उसके करीब आते हैं तो वह व्यक्ति उनके आने की आवाज सुनकर वहां से भाग जाता है। रुथ को हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर कुछ समय बाद उसने दम तोड़ दिया। रुथ के ऊपर 7 साल पहले भी हमला हुआ था। जब वह किसी काम से बाहर जा रही थी तो एक कार में सवार व्यक्ति ने उसे जबरन अंदर बैठाने की कोशिश की। रुथ ने उसका विरोध किया और जब वह भागने लगी तो उस व्यक्ति ने पीछे से उसके पीठ में गोली मार दी, लेकिन रुथ उस घटना में बच गई। पर रुथ आज इतनी भाग्यशाली नहीं थी। हालांकि यह घटना उस किलर से संबंधित नहीं था जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। रुथ की हत्या के 8 महीने बाद द 29 ऑफ जनवरी 1960 को अमांडा रॉकफेलो 73 नाम की महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई और उसकी लाश उसके घर से कुछ ही दूरी पर मिली। फिर द 10 ऑफ फरवरी 1960 को एन कॉटर 60 नाम की महिला की हत्या तब कर दी गई जब वह चर्च जा रही थी। द 2 ऑफ मई 1960 को अल्मायरा मिलर 74 नाम की महिला का उसके घर में बलात्कार किया गया और फिर उसे भी जान से मार दिया गया। द 13 ऑफ मई को अपार्टमेंट मैनेजर एल्वा ग्रीन 60 की उसके फ्लैट में हत्या और लूटपाट की गई। जांच में पता चला कि उसके साथ भी बलात्कार किया गया था। द 20 ऑफ जून को ग्रेसे मूर की भी हत्या कुछ इसी तरह ही गई। इन सभी हत्याओं से पुलिस बहुत परेशान हो चुकी थी। उनके ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन उनके पास हत्यारे से जुड़ा कोई भी सबूत नहीं था। इसी बीच द 26 ऑफ जून 1960 को एक और हत्या हो गई। मर्सिडीज लैंगरोन 72 की उसके घर में बलात्कार किया गया और फिर चादर से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन इस बार हत्यारा स्पष्ट रूप से देखा गया। मर्सिडीज की सहेली और रूम पार्टनर एडेला विलियम्स स्टोर से काम खत्म करके घर आई तो एक व्यक्ति को उसके अपार्टमेंट से बाहर जाते देखा। वह व्यक्ति एक अश्वेत था जिसकी लंबाई 6 फीट के आसपास थी। वजन लगभग 70 किलोग्राम का था। काले कलर का धूप का चश्मा पहने हुए था और एक सफेद कलर की गेंद उछाल रहा था। कातिल के हुलिया के बारे में मीडिया में जब बात पहुंची तो यहीं से उसका नाम द बाउंसिंग बॉल किलर पड़ गया। पुलिस ने उस व्यक्ति की स्केच बनवाया और शहर में जगह जगह चस्पा करवा दिया। कुछ ही दिन में पुलिस को खबर मिली स्केच से मिलता जुलता व्यक्ति एक मॉल में देखा गया है, जिसके हाथ में भी रबर की सफेद बॉल है। पुलिस मौके पर पहुंचकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। इसका नाम नोबल हापर था, जो कि बस धोने का काम करता था। उसका चेहरा हूबहू स्केच वाले व्यक्ति से मेल खा रहा था, लेकिन इसकी लंबाई उस व्यक्ति से कहीं अधिक थी। जांच में बात साफ हो गई कि यह वह व्यक्ति नहीं है जिसकी पुलिस को तलाश है। उसे 2 दिन बाद रिहा कर दिया गया। द 10 ऑफ जुलाई को सैन डियागो में एक राजमिस्त्री को गिरफ्तार किया गया जिसकी शक्ल स्केच वाले व्यक्ति से हूबहू मिलती थी। उसके जूते भी उस व्यक्ति से मेल खा रहे थे, जिसके बारे में एडेला विलियम्स ने पुलिस को बताया था। लेकिन इस व्यक्ति के खिलाफ भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला, जिसके कारण उसे भी छोड़ना पड़ा। कुछ दिन बाद किसी कॉलेज के अपार्टमेंट में एक महिला की चिल्लाने की आवाज सुनी गई, जिसके तुरंत बाद पुलिस को सूचित किया गया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो रेमंड वार्ड क्लेमेंस 35 नाम के व्यक्ति को उसी जगह पर अपनी गाड़ी में बैठते हुए देखा गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और आसपास की जगहों की तलाशी ली गई तो नीना तीथरोन 19 नाम की महिला की लाश पुलिस को मिल गई, जिसकी हत्या गला दबाकर की गई थी। क्लेमेंस ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली। क्लेमेंस ने पुलिस को बताया नीना को उसने अपनी कार में लिफ्ट दिया था और उसे बताया कि वही बाउंसिंग बॉल किलर है। पुलिस को अब अहम सुराग मिल चुका था। उन्होंने क्लेमेंस का पॉलीग्राफ टेस्ट लेने का फैसला किया। इसमें उसने नीना की हत्या की बात तो कबूली, लेकिन बाउंसिंग बॉल किलर वाली बात उसने झूठ बोली थी। नीना के कत्ल का दोष क्लेमेंस के ऊपर लगा और उसे उम्र कैद की सजा मिली। लेकिन पुलिस को जिस सीरियल किलर की तलाश थी वह अब भी उनकी गिरफ्त से दूर था। संदेह के आधार पर कुछ और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सबूतों की कमी के कारण उन्हें भी छोड़ना पड़ा।
समय के साथ हत्याएं कम होती गई और धीरे धीरे लोगों के जहन से ये किलर उतरता गया। आज भी ये रहस्य बना हुआ है कि द बाउंसिंग बॉल किलर कौन था।